हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स बाय चस। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का टॉपिक डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस पढ़ेंगे। डायरेक्ट एंड इनवर्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ प्रोपोर्शन। बेटा, आप अपनी डेली लाइफ में ऐसी बहुत सी सिचुएशंस देखते हैं जब किसी एक क्वांटिटी में चेंज आने की वजह से हमें दूसरी क्वांटिटी के अंदर भी चेंजेस नज़र आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें किसी डेस्टिनेशन पर जाना है, किसी भी जगह पर जाना है और हम गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देते हैं तो जो टाइम है ऑब्वियसली वो डिक्रीज़ हो जाएगा, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। और इसी का ही उल्टा कर दें, अगर हम स्पीड को कम कर देंगे तो टाइम हमारा ज़्यादा लगेगा। या फिर अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी वजह से हमारे जो फेयर ऑफ द जर्नी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जब दो क्वांटिटीज़ की वैल्यू आपस में इस तरीके से एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं कि एक में चेंजेस आने की वजह से दूसरे में भी हमें चेंजेस नज़र आते हैं, तो उस केस में वो जो दो क्वांटिटीज़ हैं हम उनको प्रोपोर्शन में कहेंगे या फिर वेरिएशन कहेंगे। प्रोपोर्शन का सिंबल होता है ये, और प्रोपोर्शन टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनवर्स। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिख लेती हूँ, डीपी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी, या फिर अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ होगी, तो इसलिए इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहा जाता है। और इनवर्स में इसी का ही रिवर्स है। इनवर्स प्रोपोर्शन में अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी डिक्रीज़ होगी, या फिर अगर पहली वाली डिक्रीज़ हो रही है तो सेकंड वन इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो दिस इज़ डायरेक्ट एंड दिस इज़ इनवर्स। अगर हमें दिया गया है कि x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसे हम लिखेंगे कैसे? हम ऐसे लिख सकते हैं, x इज़ प्रोपोर्शनल टू y, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, अगर इसी को ही हमें लिखना हो x और y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो आप कैसे लिखेंगे? इन्वर्स प्रोपोर्शन में x, देन प्रोपोर्शन का साइन बनाएंगे और 1/y लिख देंगे। तो ये लिखा है x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y और x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, राइट। अब इसका फॉर्मूला है जो याद करना पड़ेगा आपको एज इट इज़। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है x1 डिवाइडेड बाय y1 इज इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाय y2। और इन्वर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है आपका x1 डिवाइडेड बाय x2 इज इक्वल टू y2 डिवाइडेड बाय y1। इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप क्वेश्चंस के आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, a car travels a distance of 225 km in 25 liter of petrol. How many liters of petrol will be required to cover a distance of 540 km by this car? जैसे कि आप देख सकते हैं, जब 25 लीटर पेट्रोल में वो 225 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रहा है, 540 किलोमीटर डिस्टेंस कर दिया गया 225 से, तो पेट्रोल कितना लगेगा? तो बेटा दिस इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर डिस्टेंस बढ़ा दिया गया है तो पेट्रोल भी इंक्रीज होगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ के उसे अंडरस्टैंड करना कि डायरेक्ट का केस है कि इन्वर्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने गलत केस सिलेक्ट कर लिया, डायरेक्ट के केस में इन्वर्स, इन्वर्स के केस में डायरेक्ट, तो ऑब्वियसली आप गलत फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सारा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 1 या 2 टाइम्स क्वेश्चन को रीड कीजिए और उसे अंडरस्टैंड करें कि डायरेक्ट का केस है कि इन्वर्स का। तो हमें जो फाइंड आउट करना है उसे हम x लेट कर लेते हैं। Let x liter of petrol be required to cover a distance of 540 किलोमीटर। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने टेबल बना लेना है, पेट्रोल इन लीटर, और दूसरा हमें दिया हुआ है डिस्टेंस कवर्ड इन
किलोमीटर। ट्वेंटी 25 लीटर पेट्रोल से हम 225 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर पा रहे हैं। तो हमें निकालना है कि 540 किलोमीटर जो डिस्टेंस कवर होगा वो कितने लीटर पेट्रोल से होगा। तो उसको हमने एक्स लेट कर लिया है, तो हम इधर एक्स लिख देंगे। इस टेबल को बनाने के बाद आप लिखेंगे दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसके बाद आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे x1 डिवाइडेड बाय y1 इज इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाय y2। अब ये x1, y1, x2, y2 है क्या? ये जो ऊपर वाला हमने पेट्रोल लेट किया है वो x होगा और नीचे वाला y। तो इस क्वांटिटी को हम x1, ये हमारा हो जाएगा x1, दिस इज x2, दिस इज y1, दिस इज y2। ये आपको लिखना नहीं है x1 x2, बस ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ, अदरवाइज आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब x1 की वैल्यू हमारी क्या है 25, तो यहाँ पे हम 25 लिख देंगे डिवाइडेड बाय y1 की वैल्यू है हमारी 225, तो इधर हम 225 लिख देंगे इज इक्वल टू x2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ये रही। तो x2 की जगह हम x लिख देंगे और y2 की वैल्यू हमारी 540, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 540, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो 25 इंटू 540 और 225 हमारा यहाँ पर ही रहने देंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे 5 के टेबल से, ये 5 पे ये आएगा हमारा 45, देन अगेन 5 1, दिस इज़ 9 के टेबल में 540 जाएगा हमारा 60 पे। तो x की वैल्यू हमारी आ गई है 60 और 60 लीटर, ठीक है। तो लास्ट में आपने x में आंसर नहीं छोड़ना, आप पूरा लिखेंगे 60 लीटर ऑफ पेट्रोल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर ऑफ 540 किलोमीटर बाय द कार। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। पहले जो भी क्वांटिटी आपको निकालनी है आप उसे एक्सलेट कर लेंगे, उसके बाद ये मेंशन करेंगे कि कौन सा केस है डायरेक्ट या इन्वर्स का। देन आप फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्किप नहीं कर सकते। उसके बाद वैल्यूज पुट करके आप अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। Next question is, a farmer has enough food to feed 20 animals in his cattle for 6 days. How long would the food last if there were 10 more animals in his cattle? इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक फार्मर के पास 20 एनिमल्स हैं और उसके पास 6 दिन का खाना है उनके लिए। तो अगर नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीज़ कर देंगे तो उसके पास कितने दिन तक वो खाना चलेगा। खाना सेम ही है, नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीज़ हो गए हैं, तो फूड तो सेम ही है, लेकिन नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीज़ होने की वजह से नंबर ऑफ डेज जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी मम्मा ने खाना बनाया है 4 लोगों का और आपके घर गेस्ट आ जाते हैं 4 और, ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ फूड तो सेम ही है। जो पर पर्सन फूड की क्वांटिटी आनी थी अब वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। सेम विद दिस वन, यहाँ पे नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीज़ हो गए हैं तो नंबर ऑफ डेज जब तक वो खाना चलेगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये इन्वर्स का केस है, ठीक है। तो इसे आप लिख लेंगे ऐसे कि लेट द नंबर ऑफ डेज bx। उसके बाद हम टेबल बना लेंगे, नंबर ऑफ एनिमल्स और नंबर ऑफ डेज, कितने दिन तक वो खाना चलेगा, ठीक है। तो 20 एनिमल्स हैं और 6 दिन तक खाना चल रहा है और 10 ज़्यादा कर दिए, 10 मोर, यानी कि 20 में 10 मोर करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो हमें नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, ठीक है। उसके बाद आप लिख देंगे दिस इज़ अ केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन। उसके बाद आप फॉर्मूला पुट कर देंगे x1 डिवाइडेड बाय x2 इज इक्वल्स टू y2 डिवाइडेड बाय y1। x1 है हमारा 20, x2 है हमारा 30, y2 हमें फाइंड आउट करना है x और नंबर ऑफ डेज y1 है हमारा 6। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके
6 इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई, तो हमारी x की वैल्यू 0 से 0 कट कर दिया, ये आगे 2, तो x आ गया हमारा 4, यानी कि वो खाना कितने दिन तक चलेगा, 4 डेज़ तक। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक हॉस्टल में 120 गर्ल्स के लिए 200 डेज़ का फूड प्रोविज़न है। ठीक है, उनके पास 200 डेज़ का स्टॉक है फूड का। तो 5 दिन के बाद आफ्टर 5 डेज 30 गर्ल्स लेफ्ट द हॉस्टल टू अटेंड एनसीसी कैंप। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने एक ट्विस्ट डाल दिया है कि 5 दिनों के बाद 30 गर्ल्स ने हॉस्टल छोड़ दिया है, तो वो जो प्रोविज़न है वो कितने दिन तक चलेगा। अब है तो ये इन्वर्स का केस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स डिक्रीज हो रही हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स अगर डिक्रीज होंगी, गर्ल्स डिक्रीज हो रही हैं, फूड स्टॉक उतना ही है, तो फूड जो नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे, उसके नंबर ऑफ डेज वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसका एक ट्विस्ट भी उन्होंने दे दिया है कि 5 दिन के बाद, अब इस 5 डेज का क्या करें। अब अगर इसमें आप गलत वैल्यू पुट करते हैं टेबल के अंदर, तो ऑब्वियसली फॉर्मूला में भी गलत वैल्यू डालेंगे, तो इधर क्वेश्चन हो जाएगा आपका रॉन्ग। तो इसे ध्यान से देखेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ डेज। 120 गर्ल्स के लिए हमें दिया गया था 200 डेज का फूड, तो अगर आप इधर 200 लिख दें, और ये तो देखो इजीली समझ आ रहा है कि 120 गर्ल्स थी, 30 ने छोड़ दिया, तो 120 माइनस 30 करके इधर हमारे पास 90 गर्ल्स आ गई, और इधर हम एक्स लेट कर लेंगे जो भी फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। व्हाट अबाउट द 5 डेज, कुछ तो होगा इसका यूज़। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ गर्ल्स तो 120 ही रहेंगी, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ डेज हम 200 लिखने की बजाय क्या लिखेंगे, 195। हम 200 में से ये 5 डेज़ को माइनस करके 195 लिखेंगे, और इसके बाद हम अपना इन्वर्स का केस अप्लाई करेंगे कि दिस इज़ अ केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन। आप पूरा लिखेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन, उसके बाद फॉर्मूला x1 बाई x2 इज इक्वल्स टू y2 बाई y1, देन वैल्यू पुट करेंगे, x1 इज़ 120, x2 इज़ 90, y2 हमें फाइंड आउट करना है, y1 इज़ 195, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, थ्री के टेबल में 1 पे 18 6 पे। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 260। तो यानी कि अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली ना दे के उन्होंने एक ट्विस्ट के साथ दे दिया है। ठीक है, तो अगर आपका पेपर थोड़ा सा हार्ड बनता है तो इस तरह के क्वेश्चन वो दे सकते हैं। अब हम कुछ फिलअप्स डिस्कस करेंगे जो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट इज इफ x इंटू वाई इज इक्वल टू 7 देन x एंड y आर इन डैश प्रोपोर्शन। ऐसे ही हमें दिया है इफ x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 7 देन x एंड y आर इन डैश प्रोपोर्शन। अब इसमें हमें बताना है इन दोनों में कि ये डायरेक्ट क्या है या इन्वर्स का केस है। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, अगर हमें लिखना होता है x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो हम इस तरीके से लिखते हैं। जब हमें इस प्रोपोर्शन के सिंबल को रिमूव करना है और इज इक्वल टू लेके आना होता है, तो हम इस तरीके से लिखते हैं x इज इक्वल्स टू, हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होता है जिसको हम k ले लेंगे और y इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन का सिंबल जब रिमूव होगा तो इधर इज इक्वल टू के साथ k आ जाएगा। अब y इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में है, उधर जाके ऑपोजिट साइड में डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल्स टू k। सिमिलरली ऐसे ही इन्वर्स प्रोपोर्शन में भी होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल का सिंबल रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, k कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे और ये 1/y, तो ये दिस, यहाँ y डिवाइड हो रहा है, ऑपोजिट साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल्स टू k। ठीक है, तो जब हमें x इंटू वाई इज इक्वल्स टू k में आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे इस क्वेश्चन में हमें 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 7 जो दिया हुआ है वो हमारा इन्वर्स का केस है। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर हमारा हो जाएगा
x and y are in inverse proportion. Similarly ऐसे ही जो x divided by y है वो हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, ठीक है। अब नेक्स्ट है द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड इट्स डायमीटर वेरी डैश विद ईच अदर। तो ऑब्वियसली अगर हम डायमीटर इंक्रीज करेंगे सर्कल का तो पेरीमीटर भी इंक्रीज होगा, और डायमीटर अगर डिक्रीज होगा तो पेरीमीटर भी डिक्रीज होगा। तो ये है डायरेक्टली, इसका आंसर होगा डायरेक्टली। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड इट्स डायमीटर वेरी डायरेक्टली विद ईच अदर। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, अगर छोटा सर्कल है इसका डायमीटर भी छोटा होगा तो इसका जो पेरीमीटर है, ठीक है, वो भी छोटा होगा। और अगर हम सर्कल बड़ा कर दें, डायमीटर भी बड़ा हो गया इसके कंपैरेटिवली, तो इसकी बाउंड्री मतलब जो सर्कमफ्रेंस है, पेरीमीटर है, वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड इट्स डायमीटर वेरी डायरेक्टली विद ईच अदर। फर्स्ट इज इनवर्स प्रोपोर्शन and next is direct proportion. Fourth is if x varies inversely as y. इधर हमें दिया हुआ है x और y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। x1 y1 हमें दिया हुआ है, x2 हमें दिया हुआ है, हमें y2 निकालना है। तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे x1 x2 इन्वर्स का, y2 डिवाइडेड बाय y1, वैल्यू पुट करेंगे। x1 हमारा है 4 और x2 हमारा 3 है, y हमें फाइंड आउट करना है और ये 6 दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू y कटिंग 2, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 8, यानी कि फोर्थ का आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। सिमिलरली इस वाले में हमें दिया हुआ है डायरेक्टली, ठीक है। तो बेटे ये कैलकुलेशन आपको करके नहीं दिखानी, तो आप डायरेक्टली अगर फॉर्मूला नहीं भी लिखेंगे, इसको रफ में सॉल्व करके भी आप अपना आंसर दे सकते हैं। इफ़ x वेरीज डायरेक्टली एज y, x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू दी हुई है, इस केस में हमें x निकालना है, ये डायरेक्ट का केस है, ठीक है। तो x1 डिवाइडेड बाय y1 इज इक्वल्स टू x2 डिवाइडेड बाय y2। x1 जो है हमारा वो है 12 और y1 था 6, x2 निकालना है और y हमें दिया हुआ है 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 16 और यहाँ पे आप लिख देंगे 16। नेक्स्ट इज व्हेन द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डैश प्रोपोर्शनल टू द टाइम। इसमें हमें दिया है कि स्पीड कांस्टेंट है, मतलब जितनी स्पीड है वही सेम रहेगी, नो चेंजेस। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का टाइम के साथ क्या रिलेशन होगा, डायरेक्ट का केस होगा या इन्वर्स का होगा। तो यहाँ पे स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, अगर आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो टाइम भी बढ़ेगा और अगर डिस्टेंस कम कर देंगे तो टाइम भी कम होगा। तो ये कौन सा केस हो गया, डायरेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन द स्पीड रिमेन कांस्टेंट एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डायरेक्टली proportional to the time. Next, x and y are said to be vary directly with each other if some positive number k. यहाँ पे उन्होंने हमें कहा है कि अगर एक्स वाई वेरी डायरेक्टली, डायरेक्ट का केस है, ठीक है, तो आपको बताना है कि जो कांस्टेंट के होगा वो किसके इक्वल होगा। ये अभी हमने स्टार्टिंग में करा था कि यहाँ पे जब हमने प्रोपोर्शन का सिंबल रिमूव किया था, इज इक्वल डाला था तो के कांस्टेंट दे दिया था, ठीक है। तो ये y इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो के कांस्टेंट किसके इज इक्वल है, x डिवाइडेड बाय y के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा x डिवाइडेड बाय y। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है x और y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो k कांस्टेंट किसके इक्वल होगा। तो इस केस में हमारा जो k कांस्टेंट है वो किसके इक्वल होगा, x इंटू वाई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स वाई। नेक्स्ट, इफ़ x वेरीज डायरेक्टली विद y देन x प्रोपोर्शनल टू y, और इन्वर्स के केस में हम इसे लिख देंगे 1/y। आई होप आपको डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शंस समझ आ चुका होगा। थैंक यू।